मैं सोचता हूं जो खेल है इसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच भी ना आए। वजीर ही को है बस इजाजत कि जिस तरफ भी वो चाहे जाए। मैं सोचता हूं जो खेल है उसमें इस तरह का उसूल क्यों है, प्यादा जो अपने घर से निकले पलट के वापस ना जाने पाए। जावेद साहब, आपका ताल्लुक एक इल्मी घराने से है, शेर व शायरी से मोहब्बत आपको अपने घर से मिली, तो फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आप जान निसार अख्तर के बेटे ना होते, मजाज के भांजे ना होते, तो आपको लगता है कि जावेद अख्तर का फिर भी अदब से कोई लगाव होता? तो फिर मैं ही ना होता। मैं जो हूँ इसलिए हूँ कि मैं जान निसार अख्तर का बेटा हूँ और मजाज का भांजा हूँ। तो अगर ये जीन पूल ही नहीं होता, कोई दूसरा जीन पूल होता, तो आदमी कोई और होता ना। ज़िंदगी में दो बातें होती हैं, एक तो माहौल और एक आपका अपना इंक्लिनेशन। ऐसा नहीं है कि हर शायर के घर जो आदमी पैदा हुआ वो शायर हो गया, ऐसा तो हुआ नहीं। हर अफसाना निगार, हर नावल निगार के घर में जो पैदा हुआ वो नावल निगार हो गया, ऐसा नहीं है। तो कुछ तो हाँ जेनेटिक भी होता है, टैलेंट, और कुछ आपके अपने शौक़ पे भी है, आपकी अपनी दिलचस्पी पे भी है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे बहुत बड़ा राइटर है और बेटे का अदब से कोई वास्ता ही नहीं है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत जगह दिखाई देता है आपको। मुझे यकीन है आपके मुल्क में भी दिखाई देता होगा, हिंदुस्तान में भी दिखता है। और ये भी होता है कि है उस रवायत को, उस रवाज को, उस तरीक़े को अपनाया है अगली नस्ल ने और आगे बढ़ाया। ये हमारी फैमिली में ऐसा रहा है, लेकिन कई जगह नहीं भी होता है। तो ऐसा कुछ ये नहीं है, एक फैक्टर नहीं होता है। ये यकीनन मेरी खुशकिस्मती है कि कैसे माहौल में मैं पला बढ़ा और पैदा हुआ कि जहाँ मेरे ख़्याल से 14-15 वर्ष की उम्र तक मुझे शायरी के बारे में, अदब के बारे में जितना मालूम हो गया था, अगर मैं शायद किसी दूसरे घर में पैदा हुआ होता जहाँ पर स्क्रैप आयरन का बिज़नेस था, तो वहाँ मुझे ये सब सीखने के लिए तो 8-10 साल किसी से ट्यूशन लेनी पड़ती। हम देखते हैं कि जब आपने फिल्मी कैरियर शुरू किया, आपने शुरू में फिल्में लिखी, आप शायरी की तरफ बहुत देर से आए, कदरे ताखीर से आए। एक ऐसा लड़का जो अपने लड़कपन में हज़ारों शेर उसे याद थे, कॉलेज स्कूल में वो बैतबाजी के लिए जाना जाता था और वो ये जानता था कि वो शायरी कर सकता है, तो उसने इतनी अपनी ज़िंदगी में इतनी देर से क्यों शायरी को इख्तियार किया? देखिए क्या है कि इग्नोरेंट में जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, जब आप लाइल्म हैं तो आप में एतमाद ज़्यादा हो जाता है कभी। तो वो अगर आप जान गए हैं कि क्या है अच्छी शायरी, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एतमाद रहता नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत कम उम्र में मालूम हो गया था कि अच्छी शायरी किसे कहते हैं। तो मेरे लिए बहुत हौसले की ज़रूरत थी मेरे लिए शेर लिखने की, इसलिए कि मेरे जहन में था कि ये जैसी शायरी है, मैं इसके आसपास भी कहीं जा सकूँगा। और पता नहीं अब भी जा सका कि नहीं। वो नहीं है कि जब मुझे यकीन हो गया कि हाँ मैं ऐसी शायरी कर लूँगा तब मैंने की, लेकिन हुआ ये कि अल्टीमेटली वो दुकानदार का लड़का कितना भी आवारा घूमे, आखिर में दुकान पे आके बैठ जाता है। तो मैं भी बैठ गया। लेकिन इस ताख़ीर की वजह यही है कि मुझे मालूम था कि अच्छी शायरी क्या होती है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। आपने कमर्शियल सिनेमा के लिए शायरी की है और बहुत नग़्मे लिखे हैं, और ज़ाहिर है उसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। कभी आपको धुन के ऊपर लिखना होता है, कभी कोई सूरत हाल बताई जाती है फ़िल्म के हवाले से, लेकिन आपने दूसरे आपके मजमूए कलाम भी आए हैं, तरकश लावा। आपको ख़ुद क्या लगता है कि कौन सी शायरी आपके दिल से करीब है? देखिए, मैंने जो भी काम किया है वो अपने दिल से करीब ही किया है, और जो काम मेरे दिल से करीब नहीं था वो मैंने किया ही नहीं। अगर फिल्म भी है और मुझे लगा कि इस फिल्म में तो मैं गीत ठीक नहीं लिख सकूंगा या ये इसकी सिचुएशन मुझे खुश नहीं कर रही है, तो मैंने छोड़ दी पिक्चर। तो मैंने सिर्फ वही काम किए हैं। आपको एक बात बताऊं, जैसे कमर्शियल राइटिंग कहते हैं, कमर्शियल वर्क, उसको कुछ थोड़ा सा दूसरे दर्जे की बात समझा जाता है, वो गलत है। एक पोस्टर बनाने वाला बहुत अच्छा पोस्टर बना सकता है और एक पेंटिंग बनाने वाला बहुत बुरी पेंटिंग भी बना सकता है। पोस्टर और पेंटिंग अपने अंदर अच्छे और बुरे नहीं हैं। सवाल यह है कि आपने काम कितनी खूबी से किया, इसमें आपका म्यार क्या रहा। इन दोनों में फ़र्क यूँ ही है, आप समझिए फिल्मी गीत में और शायरी में जैसे कि आप किसी सेमिनार में तकरीर कर रहे हो और या पब्लिक में।
जब आप एक 10,000 के मजमे को या 20,000 के मजमे को एड्रेस कर रहे होते हैं तो आपकी ज़बान अलग हो जाती है, आपका मेटाफर अलग हो जाता है, आप दूसरी तरह से वही बात कहते हैं जो आप एक सेमिनार में जहाँ मौक़िक़ बैठे हैं और नक़ाद बैठे हैं और अदीब बैठे हैं, वहाँ वो बात जो है आप दूसरी ज़बान में करेंगे, इसलिए कि आपको मालूम है लोग समझ जाएंगे बात। लेकिन आम इंसान जिसका अदब से शायद इतना गहरा रिश्ता या शगफ़ नहीं है, वही बात आपको ज़रा ज़बान बदल के कहनी पड़ेगी। हम पब्लिक स्पीच में और इस तरह की सेमिनार्स में या जो एक्सपर्ट्स के सामने बोलते हैं, हमारी ज़बान बदल जाती है। यही फिल्मी गाने में और शायरी में फ़र्क है। जब आपने कहा कभी लिखना पड़ता है ट्यून पे, कभी लिखना पड़ता है सूरत हाल या सिचुएशन पे, कभी नहीं, हमेशा। 99% गाने जो हैं वो ट्यून पे लिखे हुए होते हैं। एक कभी कभार होता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर को कहूँ कि नहीं ये तो ट्यून रहने दो, मैं तुम्हें देता हूँ वर्ड, वरना ट्यून पे लिखना भी अपने अंदर एक फ़न है। ये भी कहना कि अगर ट्यून पे लिखा जा रहा है तो गाना कैसे अच्छा होगा, ये भी गलत है। इसलिए कि साहिर है, मजरू है, शैलेंद्र है, इन लोगों ने बेहतरीन गाने लिखे हुए हैं ट्यून्स पे। और दरअसल है क्या कि आप गज़ल भी अगर लिख रही हैं तो पहला मिसरा लिखने के बाद तो आप पाबंद हो ही गई, अब आपको इसी काफ़िए और इसी बहर में लिखना पड़ेगा। तो ये जो पाबंदी है इसी के अंदर हम शायरी करते हैं। यहाँ पाबंदी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन और सिचुएशन भी बताई जाती है। तो सिचुएशन तो एक्टर को भी बताई जाती है, लेकिन दुनिया में अच्छे एक्टर हैं और बुरे एक्टर हैं। उसी तरह से गीतकार भी जो है उसे सिचुएशन दी गई, ये सिचुएशन है और ये धुन है। अगर वो मशाक आदमी है, टैलेंटेड आदमी है, तो उसी ट्यून पे इसी सिचुएशन को महसूस करके, जैसे एक अदाकार महसूस करता है, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से उस पर गीत लिख सकता है। आपने बात की कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उसके हिसाब से लिखना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन आपने ही बताया था अपने किसी इंटरव्यू में कि शबाना आपके बारे में ये कहती हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर आपको देख ले कि आप कितनी तेज़ी से एक नगमा लिख सकते हैं तो वो शायद आपको पैसा देना कम कर दें। तो क्या कोई तख्लीकी स्विच है जिससे आप ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं? देखिए, लिखना मेरे लिए आखिरी काम होता है। मेरा जहन चलता रहता है, अगर मुझे कोई ख़त भी लिखना है या कोई मजमून लिखना है या कोई तकरीर के पॉइंट सोचने हैं, तो वो मुझे लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, मैं सोचता रहता हूँ। और जब मुझे ऐसा लगता है हाँ ये एंगल सही है, ये जाविया अच्छा है, इस तरह से अगर हम ये बात कहें तो अच्छी लगेगी, तो लिख देते। फिर लिखना तो एक फ़िज़िकल एक्ट हो गया। लेकिन दरअसल अहम बात है कि आपको एक नया ख्याल आए, वो बात कैसे कही जा सकती है नई तरह से। इसलिए कि सिचुएशन में देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे लव सॉन्ग्स होते हैं। अब लव सॉन्ग तो जब से दुनिया बनी है तब से मोहब्बत के गीत लोग गा रहे हैं और लिख रहे हैं और सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। उसमें नई सिचुएशन, कोई नया एंगल ढूंढ लें आप, वो ज़रा ट्रिकी होता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबह का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे बल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। अब वो क्या हुआ था कि जब स्क्रिप्ट हमने सुनी तो आर.डी. बर्मन हयात थे उस वक्त, उन्हीं के म्यूज़िक रूम में हमने सुनी। बहुत बड़ा हॉल था, चांदनी बिछी हुई गद्दे थे, उस पर बैठे हुए सब यूनिट, और उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई हमारे दोस्त विदुन और चोपड़ा ने। तो मैंने सजेस्ट किया कि भाई आपकी गाने की सिचुएशन बहुत अच्छी, लेकिन एक गाना और आ सकता है जहाँ ये लड़का पहली बार लड़की को देखा है उसने, उसके बाद जब उसे ढूंढ रहा है तो गाना हो सकता है। तो उन्होंने कहा देखिए इनके कोई मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं, इसे ये भी नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है, अभी कोई इश्क तो हुआ नहीं, यहाँ गाना कैसे आएगा। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा गीत यहाँ आ सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबने कहा आप लिख दें, और ट्यून भी नहीं थी मुझे, इसलिए कि उनकी तो सिचुएशन थी नहीं वहाँ। तो आप गीत लिख दीजिए, अगर अच्छा हुआ तो ले लेंगे, लगा देंगे, ऐसा क्या है। तो तय पाया कि अगले बुध को मिलते हैं या मंडे को मिलते हैं, जो भी दिन था। और जैसे कि आपको शायद इल्म होगा कि राइटर्स बड़े काहिल लोग होते हैं, तो वो आजकल मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं, और अपॉइंटमेंट का वक्त आ गया, वो दिन भी आ गया, वक्त आ गया, 4 बजे मिलना था।
अब मैं अपनी कार में निकला, ये सोचता हुआ कि मैंने बहस की थी, मैंने कहा था कि यहाँ गाना होना चाहिए, मैं जाके कैसे कहूँगा कि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं। रास्ते में मुझे ख्याल आया निजात पाने का, तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने एक बहुत अच्छी बात सोची है बड़ी मेहनत से। वो ये है कि एक लाइन ये होगी कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और बाकी जो है सिमलीज होंगी। अब आप लोग को आइडिया पसंद हो तो मैं लिखूँ। तो इस बहाने मैं उससे निकला, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, तो एक काम करो, एक बंद तो भी लिख दो। तो ये लोग बात करें, मैं दूसरे कोने में बैठ गया, और जो पहला गाने का बंद है मैंने वहीं बैठ के लिखा। सुना, उसने लिख लिया अपनी नोटबुक में, R.D. बर्मन ने, और 1 मिनट में गाने लगा। 1 मिनट में उसने कोई ट्यून बनाने में सोचा, आसमान को नहीं देखा, खोया नहीं, आंखें नहीं बंद की, वैसे ही गाने लगा। तो कह लगे कि काम करते हैं, इसमें बंद ही रखेंगे, बाकी और कुछ नहीं, ऐसे ही एक बंद जैसे 2 और कर दो। तो मैंने कहा कर दूंगा फिर। तो दूसरा भी जल्दी से हो गया, मगर तीसरे तक बड़ी मुश्किल हुई। फिर तीसरे में सिमलीज ढूंढना ज़रा मुश्किल काम हो गया, उसमें थोड़ा वक्त लगा मुझे, 1-1.5 दिन। उसकी वजह क्या है कि कुछ सर्टेन सिमलीज मैं नहीं देना चाहता था, वो सिमलीज जिससे वो गाने की पाकीज़गी में फ़र्क है। यानी मैंने जैसे छलका हो जाम, ये भी नहीं डाला। तो वो सिमली ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी इथीरियली हो, थोड़ी साफ लगे, उसमें हवस नहीं, बड़ी मासूम मोहब्बत ही दिखाई दे। तो उसको बहुत सी सिमलीज को रद्द भी कर रहा था मैं। तो तीसरे अंतरे तक पहुँचते पहुँचते मेरी सांस थोड़ी फूली। आप बहुत ज़माने से, आपने पूरा इसी सिनेमा के साथ आपका वक्त गुजरा है इतने सालों से, आपने बहुत नशीब फराज देखे हैं सिनेमा के अंदर, बहुत तब्दीलियां देखी हैं। जाहिर है ज़माना बदलता है, ज़माने के साथ रुझान बदलते हैं, ज़बान में तब्दीली आती है, सिनेमा भी उसी हिसाब से बदलता है। लेकिन अब जो हम देखते हैं बॉलीवुड को, अब हमें आइटम सॉन्ग्स नज़र आते हैं। एक ज़माने में आपकी शायरी नज़र आती थी, गुलजार साहब की शायरी नज़र आती थी, आइटम सॉन्ग्स ने जगह ले ली है, एक 100 करोड़ क्लब एक शुरू हो गया है। तो ये क्या एक आपको लगता है कि ये जो रुझान है ये हिंदी सिनेमा के लिए कोई अच्छा रुझान है? आप मुतमईन हैं इससे? देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, किसी भी वक्त में ये एक मिथ है कि बस ख़राब गाने अभी लिखे जा रहे हैं, पहले नहीं लिखे जाते थे, और पहले सिर्फ अच्छे ही गाने होते थे। ऐसा नहीं, वक्त की छलनी से ख़राब काम बह जाता है और अच्छा रह जाता है। फिर हम पुरानी बातें याद करते हैं तो हमें लगता है पहले तो बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन बुरा भी होता था, ऐसी बात नहीं है। अब ये सरकायले खटियाओ चोली के पीछे क्या है, ये तो पहले लिखे गए थे ना गाने, आज से 20 साल 25 साल पहले, तभी ऐसा होता था। वो आप भूल गए, जो अच्छे गीत थे आपको याद रह गए। आइंदा भी ऐसा ही होगा। ये जो आइटम सॉन्ग ये सब हैं, ये याद नहीं रहने वाले आपको। फिर ही दौर में जो अच्छे गाने लिखे जाएंगे, टैलेंट की कमी नहीं है। तो आपको लगता है तब्दीली आएगी? ज़रूर आएगी, सवाल ही नहीं आया भाई। ये भी तो तब्दीली की वजह से आए हैं। तो ऐसा थोड़ी कि अब यहाँ रुक जाएगा वक्त, फिर तब्दील हो जाएगा, फिर लोग उब जाएंगे। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था। सच तो यह है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आग से मांगते रहे ठंडक, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी। अगर हम देखें आपकी नस्ल के अंदर हमें दिखाई देता है, आप लोग मुहावरे वाली ज़बान इस्तेमाल करते थे, आप लोग अच्छे शेर को दाद देते क्यों थे, अभी जिंदा है भाई। हाँ, बिल्कुल जी। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है वो उस तरह से नहीं ज़बान को लेकर चलती। तो आपको इसमें कसूर किसका दिखाई देता है कि क्या जो पिछली जनरेशन के लोग थे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मौक़े नहीं पैदा कर सके कि ये वाली जनरेशन अपनी ज़बान के साथ अपने आप को बेहतर तौर के ऊपर एक रब्त? नहीं, ये कसूर जो है हमारा है, ये इसमें आप यंगर जनरेशन को ऐब नहीं दे सकते। किस्सा ये है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो गलत हुई, और वो भाई जो मटेरियल सक्सेस है वो इम्पोर्टेंट है, पैसा कमाओ, पैसा कमाने के हिंदुस्तान में स्कोप भी बहुत बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना है, कॉर्पोरेटाइजेशन इतना हो गया कि चारों तरफ अब दौलत बढ़ रही है दिन ब दिन हिंदुस्तान में। तो लोगों में जो मिडिल क्लास है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स बेहतर हुआ है। मगर इस लीप और इस बाउंड में वो ये भूल गए कि भाई कुछ और भी चीज़ें हैं जो साथ में लेके चलो तो अच्छा रहेगा। वो था कल्चर, वो था ज़बान, वो
हर वो चीज़ जो बैंक में न डाली जा सके या बैंक से निकाली ना जा सके, उसकी अहमियत कुछ कम हो गई, जो दुख की बात है। तो हमने अपने बच्चों को वो कल्चर, वो ज़बान नहीं दी। उसमें उनका क्या दोष है? उन्होंने देखा ही नहीं। उन्होंने अपने माँ बाप को कभी कोई किताब पढ़ते, लिटरेचर पढ़ते देखा ही नहीं है। उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि उनके माँ बाप किसी कभी सम्मेलन में, मुशायरे में या संगीत सम्मेलन में जा रहे हैं, किसी क्लासिकल सिंगर को या म्यूजिशियन को सुनने जा रहे हैं, उसका जिक्र हो रहा है, घर में वो म्यूज़िक बज रही है। अच्छा, बच्चा क्या है? बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। तो वो अब जब देखता है बचपन में इन चीज़ों की इज्जत, तो उस वक्त देखे या ना देखे, लेकिन उसके दिल में और उसके दिमाग में बात उतर जाती है कि ये चीज़ें काबिल एहतराम हैं, और किसी न किसी स्टेज पे उन्हें सीखता है, समझता है, उनसे रिश्ता कायम करता है। हमने उसको ये मौका नहीं दिया। एक कल्चरल वॉइड है जो इंतहाई मीडियोक्रिटी से भर रहा है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो ज़बान हो, चाहे ट्रेडिशन हो, वो एक बहुत सिंथेटिक चीज़ें हो गई हैं। लेकिन एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि इस बात का एहसास मेरी जनरेशन को हो ना हो, यंगर जनरेशन को है। मैं कॉलेजेस में बहुत जाता हूँ, यंग लोगों से मिलता हूँ। आई कैन सी दैट देयर इज ट्रमेंडस डिज़ायर टू रिवाइव सर्टन थिंग्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन पोइट्री, दे आर इंटरेस्टेड इन लिटरेचर। ये एक मिथ है कि यंगस्टर्स पढ़ते नहीं। मैं तो अब देख रहा हूँ कि जो लिटरेचर पढ़ने का रवाज जो है वो यंग जनरेशन में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो कि पिछले 10 साल पहले ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो ये हमारे माशरे की खूबी है कि अगर बिल्कुल गलत जाने लगते हैं तो कहीं जाके रुक जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि गड़बड़ हो रही है, भाई चलो ठीक करें। अब यंग जनरेशन की हमने बात की। आपके घर में आपके जो 2 बच्चे हैं, जोया फरहान, यंग जनरेशन के अंदर हैं और वो वही विरसे को आगे लेकर चले हैं जो आपके ख़ानदान का है। मेरा सवाल आपसे ये होगा, आपने उनके साथ काम भी किया, उनकी फिल्मों के अंदर लिखा भी है। जब आप उनकी फिल्में देखते हैं, जोया की, फरहान की, तो बतौर वालिद देखते हैं या बतौर नाक़िद देखते हैं? देखिए, मुझे तो मालूम नहीं वालिद कैसे फिल्में देखते हैं। वालिद तो आमतौर से नाक़िद ही होते हैं, समझे आप। तो ये दोनों अलग तो होते ही नहीं हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वालिद और नाक़िद की तरह ना देखूँ, मैं वो फिल्म देखूँ फिल्म देखने वाली की तरह। जब आप नाक़िद बन के बैठते हैं कोई चीज़ को देखने को, तो आप उसे इंजॉय करने की सलाहियत ही नहीं बचती। आप देखिए, शेर को ऐसे सुनिए, पेंटिंग को ऐसे देखिए, फिल्म को ऐसे देखिए, कहानी ऐसे पढ़िए जैसे काम इंसान पढ़ता है, और सोचिए कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छी लगी चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये कि जब हम नाक़िद तो जज बन के बैठता है, जहाँ आप जज बन के बैठे तो उस बात की जो लताफत है, जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, जो दिल फरेबी है, उसे आप इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ फैसला कर रहे हैं बैठ के। अपने आप को छोड़ दीजिए, काबिलियत के जो पेडेस्टल है उससे नीचे कूद के ज़मीन पे खड़े होके या ज़मीन पे बैठ के फिल्म देखनी चाहिए, शेर सुनना चाहिए। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वो उस दुनिया की औरत है। आपने कहा था कि मजाज ने अगर ये किसी के लिए ना लिखा होता तो आप शबाना के लिए लिखते। आपकी ज़िंदगी में शबाना का बतौर महबूबा, बतौर बीवी और बतौर एक मोटिवेटर क्या किरदार आप देखते हैं? मैं समझता हूँ शबाना का मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है, इसलिए कि भाई जिसे कहते हैं शरीक हयात, और शरीक हयात के अलावा मैंने तो ये कहा कि मेरी और शबाना की दोस्ती इतनी गहरी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो दरअसल बुनियादी तौर से हम लोग दोस्त हैं, जो कि हर बात में हम ख्याल नहीं हैं, और हर बात में हम ख्याल आदमी के साथ रहने में कोई दिलचस्पी भी नहीं होती इंसान को। होना ये चाहिए कि कुछ बातें जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, बुनियादी कदरें हैं ज़िंदगी की, वो एक हों, और उसके बाद आपकी अलग अलग थिंकिंग भी हो, अलग एस्थेटिक्स हो, तो वो भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है, और मुझे तो ख़ास तौर से उनसे बहुत मिला है। और वो एक परफेक्शनिस्ट हैं बुनियादी तौर से। वो चाहे बीवी का रोल कर रही हों, दोस्त का रोल कर रही हों, बेटी का रोल कर रही हों, बहन का रोल कर रही हों, या फिल्म में कोई रोल कर रही हों, या घर उनका हो, तो वो कोई भी चीज़ जो ज़िम्मा ले लें हो, तो फिर उसमें कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं होती। जो हो सकता है मैक्सिमम वो करना चाहती। जावेद साहब, थोड़ा पीछे चलते हैं। 4 अक्टूबर 1964 आपको याद है, याद रहती है तारीख, जब आप बॉम्बे आए थे और आपने जो बॉम्बे का वो एक जिद्दोजहद का ज़माना गुजारा, उस दौर ने आपकी आने वाली ज़िंदगी पर क्या क्या नक़ूश सब्त किया? देखिए, क्या होता है कि ज़िंदगी में जब आप इंतहाई गैर मामूली तौर से सख्त हालात देखते हैं तो आप पे 2 रिएक्शन हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम है वो आप में 2 रिएक्शन पैदा करती है। एक ये
कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं, किसने मेरी परवाह की थी। दूसरा ये हो सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, या मेरी खुशफहमी होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि उन हालात से गुजर के जो कि बहुत ही मुश्किल और दुश्वार थे, और उन पर ज़्यादा फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए। जैसे लोग कभी कभी दौलतमंद होकर बहुत मगरूर हो जाते हैं, वैसे ही कुछ लोग अपने बीते हुए दिनों के दुखों को भी मेडल की तरह सीने पे लगा लेते हैं, देखिए साहब मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। लेकिन इस मामले में मुझे फैज़ साहब का एक मिसरा बहुत पसंद है, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो मैंने तकलीफ़ें उठाई हैं और तकलीफ़ें देखी हैं, मुसीबतें झेली हैं, वो एक मुझी पे आई थी। करोड़ों लोग आज भी उसी से गुजर रहे हैं, और उस वक्त जब मैं गुजर रहा था तब भी करोड़ों लोग गुजर रहे थे। मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि निकल आया उससे। तो वो याद आता है मुझे, वो मैं भूला नहीं हूँ और भूल भी नहीं पाऊँगा कभी। इसने इतना मुझे ट्रॉमेटाइज़ किया था उन हालात ने। मगर अब भी मैं सोचता हूँ कि जिससे मैं गुजरा, अगर किसी और को मैं थोड़ा सा भी बचा सकूँ उससे, तो अच्छी बात होगी। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, चलती गाड़ी से पेड़ देखो तो ऐसा लगता है दूसरी समझ जा रहे हैं, मगर हकीकत में पेड़ अपनी जगह खड़े हैं। तो क्या ये मुमकिन है सारी सदियां कतार अंदर कतार अपनी जगह खड़ी हों, ये वक्त साकित हो और हम ही गुजर रहे हों, इस एक लम्हे में सारे लम्हे तमाम सदियां छुपी हुई हों, न कोई आइंदा न गुज़िश्ता। जो हो चुका है वो हो रहा है, जो होने वाला है हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि क्या ये मुमकिन है सच ये हो कि सफ़र में हम हैं, गुजरते हम हैं, जिसे समझते हैं हम गुजरता है वो थमा है, गुजरता है या थमा हुआ है, इकाई है या बटा हुआ है मुंजमद या पिघल रहा है, किसे खबर है किसे पता है ये वक्त क्या है। बहुत लंबा सफ़र तय किया, सब कुछ देख लिया, मुश्किलात भी देखी शुरू में, उसके बाद इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ देखा। आज जब पीछे पलट कर देखते हैं तो क्या दूर बहुत दूर वो 8 साल का बच्चा आपको नज़र आता है जिसकी खाला ने उसकी माँ के जनाजे पे उसका हाथ पकड़ा था और कहा था कि अपनी माँ से वादा करो कि तुम कुछ बनकर दिखाओगे? हाँ, याद तो आता है, लेकिन ज़्यादा पलट के देखना नहीं चाहिए। ज़िंदगी आगे है, पीछे नहीं है। पीछे जो आपको तजुर्बे हुए, जो कुछ आपने झेला, देखा, सुना, समझा, उससे जो नतायज निकाले हैं आपने वो अपने साथ रखिए, वरना तो आप बड़े गरीब हो जाएंगे। वाक़या और तजुर्बे में फ़र्क है। वाक़या तो वहीं रह गया, लेकिन उससे जो निकालिए तो तजुर्बा निकालिए, वाक़े को मत ले आइए साथ में, फिर गड़बड़ होगी। वो सब याद भी है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा वाबस्ता नहीं होता हूँ। और अपनी चाहे नाकामी हो या कामयाबी, दोनों से सीख लो, लेकिन उन्हें सर पे टोकरा लेके उनका नहीं चलना चाहिए। तो जो अब तक का आपने सफ़र तय किया है, आप उससे मुतमईन नहीं है? अभी और भी कुछ करने की जुस्तजू बाकी है? जिस आदमी में जुस्तजू नहीं बाकी है वो तो मर गया है। जिंदा आदमी की तो जुस्तजू होगी, और ऐसा भी क्या कर लिया है मैंने। आप अगर चारों तरफ देखिए दुनिया में लोगों ने क्या क्या किया है, तो मैं ये सोचूं मैंने बस बहुत कर लिया, तो ये तो मेरी नादानी होगी।